जय इंडिया स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे होंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आज मॉक टेस्ट नंबर 6 है, आपको पता है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही कम है आपके पास। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है। पहला क्वेश्चन फाइंड द एरियर से बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। सिटीजन एंड कम्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिस्पॉन्डेड वेल to the purpose rehabilitation and reconstruction program for flood victim। अब बताइए क्या होगा। देखिए, रिहैबिलिटेशन जो है ना, यहाँ पर रिहैबिलिटेशन ये क्या है, एक नाउन है। लेकिन नाउन को जो है कि कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर जो पर्पज़ लिखा हुआ है ना, सॉरी प्रपोज लिखा हुआ है ना, तो प्रपोज को यहाँ पर प्रपोज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमको एडजेक्टिव चाहिए, है ना। तो थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म कभी कभी क्या करता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो प्रपोज्ड यहाँ पर होना चाहिए, ईडी लास्ट में लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने देखिएगा, इसको बताइए क्या यहाँ पर से हो सकता है। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग अराउंड द हाउस एंड जॉगिंग ऑन द स्पॉट मे हेल्प इम्प्रूव, ठीक ना, सर्कुलेशन विच आर कंप्रोमाइज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इन फिक्स्ड पोस्चर। बताइए। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, जो सर्कुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सर्कुलेशन की बात करते हैं ना, जैसे ये विच आया है, विच किसके लिए आया है, विच किसके लिए आया है, सर्कुलेशन के लिए आया है। तो सर्कुलेशन एक है ना, तो आर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। सर्कुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो सिनोनिम है आप बताइए। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर जो आप वोकैबलरी करा रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम में बहुत हाई लेवल की करा रहे हैं, सीजी लेवल करा रहे हैं। तो देखिए, हाई लेवल कराएंगे तभी तो फंसेगा, अगर लो कराएंगे तो फिर फंसने की क्या चांसेस है ना। चलिए, फील्ड लिखा हुआ है ना, फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है ना डियर स्टूडेंट, फील्ड का मतलब होता है कि बहुत ही क्या, झूठा दिखावा करना, है ना, झूठा दिखावा करना। कुछ लोग होते हैं ना कि फालतू में दिखावा करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, इसको प्रीटेंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीटेंडेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रीटेंडेड। बाकी सब तो पता ही है। नेक्स्ट जो शब्द है इसका भी सिनोनिम आपको बताना है, बताइए। आसान कराएंगे तो आप कहेंगे अरे यार सर ये बहुत आसान करा रहे हैं, तो हमको आता ही है ना। थोड़ा सा लेवल को हमेशा ऊपर रखेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कम चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। फ्लैगमेटिक का मतलब क्या होता है, फ्लैगमेटिक का मतलब होता है ना बहुत ही कूल लोग, है ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल जिसको बोलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, इवन टेम्पर्ड, जो ना ही जल्दी गुस्सा होते हैं और जो ना ही जल्दी खुश होते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनको कैप्टन कूल बोला जाता था ना। फ्लैगमेटिक का मतलब भी होता है ऐसे लोग जो बहुत ही कूल टाइप के होते हैं, ना जल्दी गुस्सा करते हैं ना जल्दी खुश होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इवन टेम्पर्ड। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है एंटोनिम। एंटोनिम क्या लिखा हुआ है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए, विजिलेंट का मतलब होता है ना बहुत ही सावधान पूर्वक, यानी बहुत ही केयरफुल। केयरफुल क्या हो जाएगा, केयरफुल। तो नेग्लिजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका मतलब होता है केयरलेस। केयरफुल का उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल और इसका उल्टा हो जाएगा नेग्लिजेंट, जिसका मतलब होता है केयरलेस। एंटोनिम बताना था उल्टा। एक और शब्द है इम्प्रिल लिखा हुआ है ना, इम्प्रिल का बताइए, इम्प्रिल का एंटोनिम क्या होगा। देखिए, इम्प्रिल का मतलब क्या होता है, इम्प्रिल का मतलब होता है खतरा। PRIL जहाँ भी आ जाता है ना, PRIL इसका मतलब होता है डेंजर। तो इसका डेंजर का उल्टा क्या हो जाएगा, खतरा का उल्टा सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, सुरक्षित। और इम्प्रिल का मतलब खतरा, खतरनाक, उल्टा हो जाएगा इसका। ईडीएम आपके सामने आ गया, ब्रेक द न्यूज़। अब बताइए ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए, टाइम ले लीजिए, समय ले लीजिए, बताइए ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होगा। देखिए, ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज़, किसी को क्या करना, बैड न्यूज़ देना। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको वक्त देते हैं ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सकें, ऑप्शन पढ़ सकें। तो गिव बैड न्यूज़, किसी को बैड न्यूज़ देना मतलब ब्रेक द न्यूज़ होता है। अगला, रेड हायरिंग। रेड हायरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना,
मिसलीडिंग और फॉल्स लीड, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए आप कर रहे हैं, कुछ आपको मिसलीडिंग मिल गया या कोई गलत लीड मिल गया। जैसे होता है ना कि क्राइम वगैरह आप देखते होंगे या क्रिमिनल जस्टिस देखते होंगे, तो जैसे वकील वगैरह लोग रहते हैं या सीआईडी लोग, तो एक लीड खोजते हैं कि इस मर्डर में एक लीड मिल जाए हमको, तो उसी को बोलते हैं। अगर गलत लीड मिल गई, गलत लीड मिली तो बोलेंगे रेड हियरिंग, यानी कि हमें गलत लीड मिली है, ठीक ना, या मिसलीड कोई कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। वी अरेंज्ड टू मीट एट 10 o'clock लास्ट संडे बट जॉन डिडंट डैश ऑन टाइम। भाई हमने अरेंज किया था कि हम लोग मिलेंगे क्या 10 o'clock लास्ट संडे, लेकिन क्या हुआ, जॉन क्या किया, जॉन ने क्या किया, टर्न अप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना। टर्न अप का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना। तो जॉन जो था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब नहीं आया, नहीं मौजूद हुआ। हम लोगों ने तो भाई अरेंज किया था कि 10 o'clock मिलेंगे लास्ट संडे, लेकिन क्या हुआ था, जॉन नहीं प्रेजेंट हुआ, टर्न अप नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डबल फिलर आ गया है ना, दो चीज़ भरना है। देखिए लिखा है द रिसेंट G7 आउटरीच समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिच्ड डैश वन अर्थ वन हेल्थ। बताइए क्या होगा। कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहले एक को पकड़ते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दोनों में से एक पकड़ा जाएगा तो बाकी के ऑप्शन जो है हट जाएंगे। जैसे देखिए G7 आउटरीच समिट जो है क्या एक जगह है ना, एक इस समिट में G7 समिट में है ना एक कहीं स्थान, कहीं सम्मेलन एक आयोजित किया गया होगा, जहाँ पे बात की गई है कि वन अर्थ और वन हेल्थ। तो यहाँ पर एक निश्चित जगह है ना, निश्चित जगह के लिए क्या आता है, एट आता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन बी तो अपने से हट जाएगा, सी भी अपने से हट जाएगा। अब या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एट फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो है ना फार आएगा यहाँ पर। क्यों सर, क्यों फार आएगा, क्यों ऑफ नहीं आएगा? तो पीच के साथ फार आता है ना, पीच फार एक फ्रेज है। तो पिच फार एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, पिच फार का मतलब होता है ना किसी को कन्विंस करना है, किसी को एग्री करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एट द 7 रिसेंट G7। अब देखिए पिच फार का मतलब क्या होता है कि भैया G7 आउटरीच में क्या किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कन्विंस किया कि एक अर्थ और एक हेल्थ के लिए लोगों को कन्विंस किए, एग्री किए ना। तो पिच फार का मतलब कन्विंस करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट जो कि इसके बाद लास्ट रहेगा, तो देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। देखिए समाज में जब भी आप उठते बैठते हैं ना, तो एक आपका अपना रूल होता है ना, किसी भी बड़े या छोटे जगह पे जाते हैं तो एक अपना रूल होता है, उसको क्या बोलते हैं ना, सोशली एक्सेप्टेबल, जो समाज में एक्सेप्टेबल हो, जिसको एटिकेट बोलते हैं। आप इंग्लिश का क्लास करने जाएंगे ना स्पोकन के लिए, कोई भी लैंग्वेज में सीखेंगे तो उसमें एक शिष्टाचार की बात होती है जिसको मैनर एंड एटिकेट कहते हैं। तो वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटिकेट। एक एटिकेट होता है जिसको एटिकेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हैं कि शिष्टाचार या मैनर, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए लास्ट है यहाँ पर कि लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट। यानी कि एक ऐसी जगह या ऐसी बिल्डिंग, ऐसी क्या है जगह, लैंड या कि फिर बिल्डिंग जो किसी को अलाउ करता है कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए कि आप इस जगह पर रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको लीज बोलते हैं। आपने सुना होगा कि लीज़ पर हमने ये ज़मीन लिया हुआ है। तो लीज़ पे जो ज़मीन मिलती है उसमें क्या रहता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल आप इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकेंगे और यहाँ पर आप रह सकेंगे, तो इसको लीज़ बोलते हैं। बाकी तो डील और बॉन्ड, अश्योरेंस सब आपको पता है। तो यहाँ आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं ना कि आप कोई सा भी एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, ठीक ना। और देखिए बहुत से बच्चे हैं कि जो कि बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के। डेफिनेटली आप सभी को सीरियस होने की ज़रूरत है। एक मेरी एडवाइस मान लीजिए, मेरी एक सलाह आपके लिए है कि एक आप प्रैक्टिस सेट कोई ना कोई ख़रीद लीजिए। एक तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपको डेली कराता ही हूँ, यहाँ से आप सीखते ही हैं। साथ ही साथ ना एक अपने पास एक प्रैक्टिस सेट रखिए, लेकिन खास करके अरिहंत वगैरह का या कोई अग्रवाल वगैरह का जो
जो आपको मतलब बढ़िया लगे। मैं देखता हूँ कुछ दिन में कुछ बुक्स जाके शॉप पर दुकान पे देखूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको फिर से रिकमेंड भी कर दूँगा। बशर्ते कि अभी फ़िलहाल में आप एक दो कोई बुक अगर आपके पास है तो डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। आप जितना पढ़ाई लिखाई करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। और देखिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, साथ ही साथ ना आप उसमें कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं इसका मूल्यांकन कीजिए, खुद कीजिए ना। इससे आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जिस भी कोचिंग क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।